अब ये कुंभ क्यों लगता है, 12 वर्ष में एक बार क्यों आता है, इसका भी विज्ञान में आपको बताऊं। देखिए, विज्ञान साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को आज पता चला कि बृहस्पति का चक्कर 12 वर्षों का होता है। हमारे ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले पता लग गया कि जब बृहस्पति का एक चक्कर पूरा होता है, बृहस्पति की एक परिक्रमा जब पूरी होती है तो 12 वर्ष में पूरी होती है, और जब एक परिक्रमा बृहस्पति जी की पूरी होती है तब हमारे यहाँ एक कुंभ का आयोजन होता है 12 वर्ष में एक बार। दुनिया आज जानती है, ग्रह नक्षत्रों के बारे में आज बातें करती है। हमारे यहाँ पहले से कितना साइंटिफिक रहा है हमारा सनातन धर्म। हजारों साल से ये परंपरा चली आ रही है। जानते हैं कुंभ का मेला कब से चला आ रहा है? जब समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन से जब सबसे पहले अमृत, सबसे अंत में अमृत निकला, तो उस अमृत की वो कुछ बूंदें आकर के 4 स्थानों पर गिरी। उन 4 स्थानों में एक स्थान है प्रयागराज। जब प्रयागराज जी में अमृत की बूंदें गिरी तो यहाँ पर अमृत की बूंदें इसी माह में, इसी समय पर वह बूंदें जब आकर गिरी, तब से लेकर आज तक उसी तिथि पर, उसी समय पर कुंभ का मेला लगाया जाता है। और कुंभ के मेले में हम सब दरस परस करते हैं गंगा मैया का, संगम का, क्योंकि कहा जाता है कि वो अमृत की जो बूंदें हैं, वह अमृत की बूंदें कहाँ हैं? आज भी वह अमृत की बूंदें हम सबके भीतर अमरता भर रही हैं। कौन सी अमरता? आज तक कौन व्यक्ति अमर हुआ? देखो, इस पूरे कथाक्रम को मैं आपको बहुत सहजता और सरलता से समझाऊं तो बहुत प्रेम से समझना पड़ेगा समुद्र मंथन को। अच्छा, एक बात बताओ, जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? अमृत निकला कि विष निकला? क्या निकला? पहले निकला विष, आखिरी में निकला अमृत। जब आखिरी में अमृत निकला तो क्या हुआ जानते हैं? आखिरी में अमृत जब निकला तो आखिरी में अमृत निकला ना, पहले क्या निकला? विष। इसका अर्थ है कि जो प्रयागराज में कुंभ लगता है, ये समाज को यह मैसेज देता है कि कुंभ का मेला अमृत की बूंदों के कारण मनाया जाता है, लेकिन इस अमृत की बूंदों तक पहुंचने के लिए पहले आपको उस विष से भी तो गुजरना पड़ेगा। कौन सा विष? जीवन में जब कठिनाई आए, जीवन में जब समस्याएं आए तो घबराना मत, क्योंकि उन कठिनाइयों के बाद, उन समस्याओं के बाद कामयाबी का अमृत भी आने वाला है। तो अमृत आखिरी में, विष पहले। आप किसी भी काम की शुरुआत करिए, पहले क्या निकलता है? पहले आपको बुराइयां मिलती हैं। आप बिजनेस करेंगे तो पहले असफलताएं मिलेंगी। आप पहले कुछ बड़ा सोचेंगे तो समाज कहेगा कि तुमसे ना हो पाएगा, समाज आपको कहेगा कि तुम्हारे बस का नहीं है। मतलब हर किसी अच्छे कार्य में सबसे पहले विष ही निकलता है। क्या निकलता है? पहले विष निकलता है, आखिरी में क्या निकलता है? इसलिए समाज में जितने हमारे नौजवान बच्चे हैं, कुंभ के मेले में बच्चों को भी, जो बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा, जो युवा है, 20 साल के बच्चे हैं, 25 साल के छोरा छोरी हैं, इन युवाओं को भी इस कुंभ के महात्म को समझाना चाहिए कि बेटा, आजकल सबसे ज्यादा हताश कौन है जानते हैं? युवा, जवान। जो आज के जवान बच्चे हैं ना, यदि ये जरा सा फेल हो जाएं, जरा नंबर कम आ जाएं, जरा से इनकी कोई तरक्की में, कोई आगे कामयाबी में जरा सी बाधा आ जाए तो आजकल के बच्चे रोने लग जाते हैं। एग्जाम देने के बाद जब नंबर सही नहीं आते तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। कर लेते कि नहीं? 10वीं का परिणाम अच्छा नहीं आया, 12वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कुछ बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ या ना? क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आप लोगों ने उन्हें ये नहीं बताया कि बेटा, आज यदि असफलता मिली है तो असफलता से घबराना नहीं चाहिए। आज असफलता मिली है तो प्रयास करते रहिए, कल कामयाबी भी तो मिलेगी, सफलताएं भी तो मिलेंगी। उस सफलता का सूचक है ये कुंभ।
ये प्रयागराज। भाई समुद्र मंथन हुआ था सतयुग में, आज चल रहा है कलयुग। इसके बीच में हजारों साल, लाखों वर्ष बीत गए लगभग, है ना? हजारों वर्ष बीत गए, कितनी सदियां बीत गईं, कितना कुछ बीत गया। आज तक ये कुंभ का सिलसिला चल रहा है। तो समाज को यही तो बताया जा रहा है कि बेटा यदि असफलता आई तो असफलता को ग्रहण किसने किया? जब समुद्र मंथन से जहर निकला तो किसने पिया? बोलो मेरी मां, किसने पिया? भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने क्या पिया? विष पिया। शंकर जी ने पिया विष और देवताओं ने पिया अमृत। तो बताओ, देवता अमृत पीकर देवता बड़े भये कि विष पीकर शंकर जी बड़े भये? देवताओं ने पिया अमृत तो देवता देव कहलाए, शंकर जी ने पिया जहर तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। अमृत पीने वाला बड़ा नहीं हुआ, विष पीने वाला बड़ा हो गया। इसलिए जीवन में असफलताओं का विष आए तो कभी घबराने की जरूरत नहीं है। असफलता भी सफलता की एक सीढ़ी है। असफलता भी सफलता की एक सीढ़ी है। इसलिए ये हमारा जो प्रयाग है, हमारा ये जो कुंभ का मेला है, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, घड़े से छलकी हुई बूंदें अमृत की। अच्छा घड़ा, अच्छा ये बताओ, आपका शरीर भी तो एक घड़ा है, बोलो हाँ कि ना? अच्छा आपके शरीर में, यदि आपका शरीर एक घड़ा है, उदाहरण मान लो शरीर हमारा घड़ा है। अच्छा आपका जो मस्तक है, सिर है, ये भी तो घड़े के आकार का है, नहीं है? अच्छा ये बताओ कि आपके शरीर में कितने छिद्र हैं, कितने छेद हैं? बोलो। नवद्वारे पुरे देही, कितने छिद्र हैं? वैसे तो रोम छिद्र करोड़ों हैं, बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य छिद्र हैं वह 9 हैं। हमारे शरीर में कितने छेद हैं? 9। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, कितना हुआ? हो गए 7। 1 मूत्र द्वार और 1 मल द्वार, टोटल 9 द्वार का ये शरीर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि एक घड़ा है और उस घड़े में 9 छेद हैं, और 9 छेद वाले घड़े में यदि पानी भरना है तो बताओ कैसे पानी भरेंगे? मैया आप बताओ। हैं? एक घड़ा है आपके हाथ में, माना कि उसमें 9 छेद हैं, अब पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? गंगा जी का जल भरना है, कैसे भरेंगे बताओ? कैसे मेरी माँ? भैया आप बताओ कैसे भरेंगे? हैं? ज्ञान से नहीं भरना, गंगा जी का जल भरना है। कौन सा ज्ञान बताओ हमें? हैं? ज्ञान से। मैया कैसे भरा जाएगा बताओ? हैं? एक तरफ से पानी भरो तो दूसरी तरफ से निकल जाए। घड़े में छेद 9 है ना, एक तरफ से भरो तो दूसरी तरफ से निकले, दूसरे से भरो तीसरे से निकले। एक ही समाधान है, उस घड़े को ले जाओ और पानी में गंगा जी में डुबा दो। जब गंगा जी में वो घड़ा डूब जाएगा तो भर जाएगा कि नहीं? और डूबे बिना क्या भरेगा? बोलो, क्या डूबे बिना भर सकता है? उसी तरह हमारा शरीर है।